हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज। और आज की ये वीडियो है हमारी दोस्तों ऑनलाइन कोर्स डाउट क्लास 2। इससे पहले दोस्तों हमने डाउट क्लास 1 के बारे में प्रीवियस सैटरडे को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने नैनीताल जनपद तथा पवार राजवंश में अजयपाल तक के राजाओं के बारे में जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर किए हुए थे। और आज जो हमारा दोस्तों ऑनलाइन कोर्स का दूसरा सप्ताह था, जिसमें हमने अल्मोड़ा जनपद के बारे में पढ़ा तथा अजयपाल से आगे बलभद्र शाह तक के बारे के राजाओं के बारे में पढ़ा है। उसके डाउट्स जो भी आप लोगों के आए हुए हैं या उसके संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो डाउट था दोस्तों वीकली पड़ा हुआ था वो था सबसे पहला कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ। तो मैंने आप लोगों को कराया है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। आप में से कुछ दोस्तों का कहना था कि परीक्षावाणी में 10 मई 2003 दिया गया है, तो जो परीक्षावाणी में डेट दी गई है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 10 मई 2003 गलत है। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 27 मई 2003 को ही हुआ था। दूसरा जो आपका डाउट था दोस्तों वो था उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन मैंने आपको क्या कराया हुआ है? 13 मई 2013, जो कि क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ दोस्तों का कहना है कि सर जुलाई 2011 परीक्षावाणी में दिया गया, तो जुलाई 2011 क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ था और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को हुआ था। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था इंद्रप्रयाग को लेकर। इंद्रप्रयाग को लेकर काफी सारे दोस्तों का डाउट था, क्योंकि दोस्तों जब हमने देवप्रयाग के बारे में पढ़ा था, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रयाग था। और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से बनती है हमारी क्या दोस्तों? गंगा। इसी कारण देवप्रयाग को सास बहू संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और देवप्रयाग का ही एक प्राचीन नाम था क्या? इंद्रप्रयाग। एक पॉइंट तो आपका यह है। और दूसरा, अगर आपको दोस्तों सेपरेटली एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रप्रयाग नामक जो स्थल है वह कहाँ स्थित है, ठीक है, तो वर्तमान समय में जो हमारा इंद्रप्रयाग है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। अब चमोली जनपद में तो स्थित है, चमोली जनपद में दोस्तों अलकनंदा प्लस नवालका या नयार नदी के संगम पर स्थित है क्या? इंद्रप्रयाग। ठीक है, अभी चमोली जनपद में दोस्तों जब हम 14 प्रयागों के बारे में आगे जाके बात करेंगे तो उसी में से हमारे एक प्रयाग के रूप में क्या आता है? इंद्रप्रयाग भी आता है, जो कि पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। ठीक है, पंच प्रयाग में दोस्तों विष्णु प्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग ये सभी शामिल है, लेकिन इंद्रप्रयाग शामिल नहीं है। ठीक है, तो इंद्रप्रयाग में आपको क्या याद रखना है? देखिए, दो के दो आपके डाउट क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देवप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था इंद्रप्रयाग, और देवप्रयाग लगता था भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा पूछा जाता है कि इंद्रप्रयाग नामक स्थल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो डायरेक्टली आपको चमोली जनपद मारना है। और किन किन नदियों के संगम पर स्थित है पूछेगा, तो अलकनंदा प्लस नवालका या अलकनंदा प्लस नयार नदी के संगम पर स्थित है। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप देवप्रयाग वाले ही आंसर सही कर सकते हैं। अगला जो आप लोगों का डाउट है वो है रैमजे कॉलेज को लेकर, रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा का जो स्थापना है वह 1817 दी गई है, किसी किसी में 1844 दी गई है और किसी किसी में 1870-71 दी गई है। तो राइट कौन सी है? मैंने दोस्तों आपको 1817 कराई है जो कि बुक में दी गई है, तो आप इसको काट लीजिएगा। ये क्या है? गलत है कि रैमजे कॉलेज की स्थापना या अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना 1817 में नहीं हुई थी। तो कब हुई थी? राइट आंसर आपको मानना है 1871। क्या मानना है दोस्तों? 1871 मानना है। तो आपको अल्मोड़ा रैमजे कॉलेज की स्थापना 1871 राइट मानना है। तो क्यों मानना है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्टली दोस्तों रैमजे का मिस्टर कब बनते हैं? 1856 के बाद ही बनते हैं। इसी कारण जो रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा की स्थापना होती है वो भी 1871 में ही होती है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है क्या, 1844 में अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना होती है। अल्मोड़ा मिशन स्कूल की स्थापना होती है 1844 में। और ऐसा माना जाता है कि 1844 में जब अल्मोड़ा मिशन कॉलेज या मिशन स्कूल की स्थापना होती है, तो बाद में जाकर जब हमारे हेनरी रैमजे कुमाऊं का बिस्तर बनते हैं तो उन्होंने 1871 में इसी अल्मोड़ा मिशन स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया? रैमजे कॉलेज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे सबसे पहले आपको प्राइवेटी देनी है क्या, रैमजे कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1871 में हुई थी। अगर 1871 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड प्राइवेटी देनी है किसको? 1844 को, क्योंकि 1844 में जो अल्मोड़ा मिशन कॉलेज या मिशन स्कूल की स्थापना हुई थी उसी को बाद में रैमजे कॉलेज में परिवर्तित किया गया था। अगला आप लोगों का डाउट था दोस्तों अजयपाल से लेकर एक डाउट था कि अजयपाल ने कितने पट्टी तथा परगनों का निर्धारण किया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि इसने कितने पट्टी तथा परगनों का निर्धारण किया था।
ये परमार राजवंश का 37वां राजा होता है। गढ़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अजय पाल को गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन करने वाले प्रथम राजा के नाम में भी जाना जाता है। ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन करने वाला प्रथम पवार शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों? अजय पाल था। ठीक है, अब जब इसने प्रशासनिक विभाजन किया अपने राज्य का, तो तभी इसने अपने राज्य को पट्टी और परगनों में निर्धारण किया, या पट्टी तथा परगनों में बदला। अब एक्चुअल में कितने पट्टी और कितने परगनों में बदला, इसका कोई भी डाटा हमें नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गढ़वाल का प्रशासनिक विभाजन करने वाला प्रथम शासक कौन था, या फिर गढ़वाल में जो विभाजन है पट्टी और प्रगने के रूप में किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, तो वो था दोस्तों हमारा कौन? अजय पाल। ठीक है, दूसरा यहां से जो प्रश्न बनता है हमारा कि गढ़वाल का भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम राजा भी कौन था? हमारा अजय पाल ही था। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली क्लियर करने हैं। अगला डाउट था दोस्तों आपका क्या? सतखोल आश्रम को लेकर। सतखोल आश्रम मैंने आपको कहां कराया है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में, तो आपको इसे कर देना है, कट कर देना है। सतखोल आश्रम अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। बुक्स में दोस्तों इसे अल्मोड़ा में स्थित बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो सतखोल आश्रम है वह नैनीताल जनपद में स्थित है। तो आप इसे अल्मोड़ा से काट कर लीजिएगा, किसमें? नैनीताल में। हम कहें सतखोल आश्रम या फिर सतखोल हिमालयन मंदिर, सतखोल हिमालयन मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों सतखोल ध्यान व योग केंद्र आश्रम, सतखोल ध्यान व योग केंद्र आश्रम, ये तीनों कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। क्या क्या? सतखोल हिमालयन मंदिर, सतखोल आश्रम और सतखोल ध्यान व योग केंद्र आश्रम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नैनीताल को ही देनी है। अगर नैनीताल आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तब जाके आप सेकंड प्रायोरिटी अल्मोड़ा को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह इसका आंसर अल्मोड़ा भी दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका था वो था लाखू उडियार को लेकर, फड़कानौली गुफा को लेकर या फड़कानौली उडियार को लेकर, और पेटसाल उडियार को या गुफा को लेकर। ठीक है, तो लाखू उडियार की स्थापना, जो सही स्थापना है दोस्तों 1968 है, तो आपको 1968 ही याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी लाखू उडियार की स्थापना? MP जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब लाखू उडियार कहां पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है क्या लाखू उडियार? ठीक है, बाड़ेछीना के पास स्थित एक जगह है दलबैंड, वहीं पर स्थित है हमारा क्या दोस्तों? लाखू उडियार। कौन सी नदी के संगम पर स्थित है या तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है क्या दोस्तों? लाखू उडियार। ठीक है, और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में भी लाखू उडियार को ही जाना जाता है, जहां से हमें यह प्रागैतिहासिक शैलाश्रय जहां से हमें प्राप्त हुआ है वो है हमारा दोस्तों कौन सा? लाखू उडियार। यहां पे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला जो आपका डाउट था वो क्या था दोस्तों? फड़कानौली गुफा और पेटसाल गुफा की स्थापना को लेकर। तो यहां पर जो स्थापना है बिल्कुल सही है। फड़कानौली गुफा की स्थापना पूछी जाती है तो 1985 आपको सही करना है, और पेटसाल गुफा की स्थापना आपसे पूछी जाती है तो 1989 आपको सही करना है। और फड़कानौली तथा पेटसाल दोनों गुफाएं कहां स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा इन दोनों गुफाओं की स्थापना की गई थी। तो फड़कानौली गुफा 1985 यशोधर मठपाल ने स्थापना करी, और पेटसाल गुफा 1989 ये भी यशोधर मठपाल ने ही इसकी स्थापना करी थी। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था पांडुखोली गुफा को लेकर, पांडुखोली गुफा को लेकर। तो पांडुखोली गुफा एक व्यक्ति कोई हमारे मित्र थे वो करते कि चमोली में, नहीं बिल्कुल दोस्तों चमोली में नहीं है, ये अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में पड़ता है। कहाँ पे? द्वाराहाट में। तो ये आपका एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, पांडुखोली गुफा। और यहीं पर एक भीम की खातली नामक स्थल भी है, भीम की खातली मैदान भी स्थित है। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उत्तराखंड का राज्य गठन के रूप में कौन सा क्रम होगा? दोस्तों जब हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है आपकी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का राज्य गठन के रूप में कौन सा क्रम है, तो वर्तमान में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान में 26वां हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप क्या हुआ है राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड में वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं टोटल? तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद क्या हुआ हमारा कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया दोस्तों, राज्यों की सूची से हटा दिया गया, तथा जम्मू और कश्मीर को अलग कर जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरियां बनाई गई, एक जम्मू और दूसरी लद्दाख। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ हमारे इंडिया में टोटल 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद दोस्तों कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि दादर एवं नागर हवेली को भी
जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, उनको एक कर दिया गया, उनको एक कर दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो आप लोगों का डाउट था कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उत्तराखंड राज्य का राज्य गठन के उसमें कौन सा क्रम होगा, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर के बाद 26वां। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य का गठन जब हुआ उस टाइम पे भारतीय गणतंत्र के कौन से राज्यों के रूप में हुआ, तो 27वें राज्य के रूप में हुआ था। तो आई होप आप लोगों का अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा तो 26वां, और 2000 के अकॉर्डिंग पूछेगा या राज्य गठन के संदर्भ में पूछेगा तो वहां पे हो जाएगा 27वां। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोगों का डाउट था, एक और क्वेश्चन था इसी के संबंध में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कि 2 राजधानी वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? 2 राजधानी वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? ठीक है, तो 2 राजधानी वाले राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का दोस्तों 5वां क्रम है। ठीक है, वैसे तो 5वां है, लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया? वर्तमान में 4था हो गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की 2 राजधानियां या 2 से अधिक राजधानियां हैं। सबसे पहले हमारा राज्य आता है क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां? 3 राजधानियां हैं। ठीक है, और 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य या भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां कहाँ कहाँ है दोस्तों? अमरावती में है, विशाखापट्टनम में है और करनौल में है। ठीक है, दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां कहाँ कहाँ दोस्तों? शिमला और धर्मशाला में। तीसरा राज्य है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां कौन कौन सी दोस्तों? नागपुर और मुंबई। और चौथा है हमारा क्या दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की भी 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी दोस्तों? एक जम्मू और दूसरी थी श्रीनगर। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के गठन से पहले की बात करें तो 2 राजधानी वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम होता था? 5वां क्रम होता था। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में 2 या 2 से अधिक राजधानी वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है, तो वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों कौन सा? चौथा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटा दिया गया है, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो वर्तमान में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर भी हो गया होगा। अगला जो आपका डाउट था वो था दोस्तों पहला थाना, उत्तराखंड का पहला थाना, या फिर हम कहें इसे पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना। और यह प्रश्न डायरेक्टली हाईकोर्ट के एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, कि पर्वतीय क्षेत्र के पहले थाने की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, जिसे हम अल्मोड़ा थाना के नाम से जानते हैं। इसे कब स्थापित किया गया था? तो जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था वो कौन सा था दोस्तों? अल्मोड़ा थाना था, अल्मोड़ा थाना। और इस अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1837 में, 1837 में। वैसे तो दोस्तों आपको ये ब्रिटिश काल में पढ़ना था, लेकिन यहां पर भी आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया कि पर्वतीय क्षेत्र या फिर उत्तराखंड का पहला थाना कौन सा था? वो था अल्मोड़ा थाना। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था कटारमल सूर्य मंदिर को लेकर। अब देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों, जो एक कटारमल सूर्य मंदिर है, इसी मंदिर को बूटाधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बूटाधारी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, या फिर गुणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो तीनों का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कौन से दोस्तों ब्लॉक में ये स्थित है, आपको ये याद रखना है। तो ये हवलबाग ब्लॉक में स्थित है, हवलबाग। आप इसे सही कर लीजिएगा, हवलबाग ब्लॉक में स्थित है। किसी किसी बुक में दोस्तों लमगड़ा भी दिया गया है, तो लमगड़ा गलत है। अभी अगर बात करें जो हमारा कटारमल सूर्य मंदिर है, बूटाधारी सूर्य मंदिर है, या फिर गुणादित्य सूर्य मंदिर है, वह अल्मोड़ा जनपद के हवलबाग ब्लॉक में स्थित है। दोस्तों यहां से भी एक प्रश्न उत्तराखंड हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बूटाधारी सूर्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर की स्थापना की बात करें, या फिर बूटाधारी सूर्य मंदिर की स्थापना की बात करें, या फिर गुणादित्य सूर्य मंदिर की स्थापना की बात करें, तो इन तीनों मंदिरों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा कटारमल के द्वारा की गई थी, जो कि एक कत्यूरी राजा थे। किसके द्वारा की गई थी? कटारमल के द्वारा ही की गई थी। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था कि बूटाधारी सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करी, तो राजा कटारमल ने करी थी। ठीक है, जो कि कत्यूरी राजा थे। ठीक है, कौन सी शैली में बना हुआ है मंदिर? तो उत्तराखंड शैली में बना हुआ है दोस्तों। और जो कटारमल सूर्य मंदिर है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अब अगला आप लोगों का दोस्तों एक और डाउट था, जो कि था लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर को लेकर। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। किसने इसकी स्थापना करी? लक्ष्मी चंद ने इसकी स्थापना करी। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। अब किसी का एक कमेंट आया था कि जो है लक्ष्मेश्वर मंदिर का लक्ष्मी चंद के द्वारा निर्माण किया गया था, इसके आगे आपने इसका टाइम पीरियड लिखा है। तो इसके आगे
जो मैंने इसका टाइम पीरियड आपको बताया था वो क्या लिखा है, इस टाइप से पूछा गया था, तो उसका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आगे जब आप चंद्र राजवंश पढ़ेंगे तो वहां पर आप लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ेंगे कि इसे लखुली बिलारी कहा जाता था, ये गढ़वाल क्षेत्र में 8 बार आक्रमण करता है। ठीक है, वो सब चीजें हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो आप लोगों का इसमें डाउट था, डाउट तो नहीं था दोस्तों, किसने क्वेश्चन पूछा था कि तिलु रौतेली जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी दोस्तों 8 अगस्त को ही क्या मनाई जाती है, तिलु रौतेली जयंती मनाई जाती है। और तिलु रौतेली को दोस्तों जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है, और साथ साथ गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से भी तिलु रौतेली को ही जाना जाता है। और प्रश्न किसी का यह था कि तिलु रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो दोस्तों महिलाओं को वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्या दोस्तों, तिलु रौतेली पुरस्कार किसको, महिलाओं को दिए जाते हैं वीरता के क्षेत्र में। अभी 2020 में दोस्तों कितनी महिलाओं को तिलु रौतेली पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, 21 महिलाओं को। ठीक है, और तिलु रौतेली की जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है। तिलु रौतेली को दोस्तों परमार राजवंश में किस राजा के समकालीन माना जाता है, तो मेनली इन्हें फतेहपति शाह के समकालीन माना जाता है। अगर फतेहपति शाह ऑप्शन में नहीं होता है दोस्तों तो फिर आपको यहाँ पर मानसा करना है। ठीक है, क्योंकि किसी किसी बुक्स में मानसा भी दिया गया है। ठीक है, और महिलाओं को 21 महिलाओं को मिला है, और साथ ही महिलाओं को वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। बाकी पॉइंट हम तिलु रौतेली के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं दोस्तों कि तिलु रौतेली पेंशन योजना, तिलु रौतेली पेंशन योजना कब शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2014 को तिलु रौतेली पेंशन योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों उन्हें डायरेक्टली करने क्लियर। अगला जो आपका डाउट था दोस्तों वो था नंदा देवी मंदिर को लेकर। मैं आपको इसके बारे में एग्जैक्टली आप क्लियर बताता हूँ। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, अब अगर इसकी हम पर्टिकुलरली स्थापना की बात के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऐसा तो कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं गया है कि नंदा देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, लेकिन अगर हम इतिहास के अकॉर्डिंग जाने तो बाज बहादुर चंद के द्वारा नंदा देवी मंदिर की स्थापना की जाती है। हम दोस्तों नंदा देवी को जानते हैं कि इन्हें कत्यूरू की कुलदेवी या फिर चंद राजवंश में चंदू की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आयोग के द्वारा पहले प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि कत्यूरू की कुलदेवी या चंदू की कुलदेवी कौन थी, होती नंदा देवी। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना वैसे एक्चुअली तो बात करें किसके द्वारा बनाया गया था ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर आपसे राजा के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको बाज बहादुर चंद आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए बाज बहादुर चंद इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि काफी सारे लोगों का इसमें कंफ्यूजन भी था, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है। पहला नाम आपको याद रखना है बाज बहादुर चंद का, ठीक हो गया। दूसरा नाम आपको यहां से याद रखना है ज्ञानचंद का, और तीसरा नाम यहां से आपको याद रखना है दोस्तों जगत चंद का। अब देखिए बाज बहादुर चंद दोस्तों चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक होता है जो कि गढ़वाल से नंदा देवी की प्रतिमा को चुरा कर लाता है, कहां पे, अल्मोड़ा में, और उसे मल्ला महल के किले में स्थापित करता है। और जब ये नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल के खैरागढ़ के किले से चुरा कर लाता है तथा नंदा देवी तथा मल्ला महल किले में स्थापित करता है दोस्तों, तो तभी इससे ऐसा माना जाता है कि चंदू की कुलदेवी के रूप में नंदा देवी को पूजा जाता है। यानी कि वो गढ़वाल से क्या करता है भाई, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा कर लाता है, अपने किले में, मल्ला महल के किले में रखता है, और वहां पर उस मूर्ति की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि बाज बहादुर चंद के बाद से ही या उसके कार्यकाल के समय से ही नंदा देवी को चंदू की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। अब देखिए दोस्तों जो बाज बहादुर चंद है वह गढ़वाल के खैरागढ़ के किले से जो प्रतिमा चुरा कर लाया था वो किसकी थी, परमाणु की कुलदेवी राज राजेश्वरी देवी की वो प्रतिमा थी। ठीक है, इसी कारण हम कहते हैं कि जो नंदा देवी है वह भी राज राजेश्वरी का ही एक रूप मानी जाती है। कुमाऊं में उसे नंदा देवी कहा जाता है और गढ़वाल में उसे राज राजेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाज बहादुर चंद से आपको याद रखना है दोस्तों कि चंद राजवंश का प्रथम ऐसा शासक जो कि गढ़वाल से नंदा देवी की प्रतिमा को चुरा कर लाता है। दोस्तों आपको ओनली प्रतिमा याद रखना है, ठीक है, प्रतिमा को चुरा कर लाता है और कहाँ रखता है, मल्ला महल किले में रखता है। तब से ही उसकी पूजा अर्चना वहां पर करनी स्टार्ट होती है। और कहाँ से चुरा के लाता है, गढ़वाल में खैरागढ़ के किले से चुरा के लाता है। दूसरा होता है हमारा क्या दोस्तों, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद सेकंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से चुरा कर लाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वर्ण प्रतिमा। तो देखिए दो प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से चुराकर कौन लाया, खैरागढ़ के किले से, वो लाया दोस्तों बाज बहादुर चंद। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से चुराकर कौन लाया, तो वो लाया दोस्तों ज्ञानचंद। ठीक है, कौन लाया, ज्ञानचंद। ठीक है, इसी के साथ साथ ज्ञानचंद बधाणगढ़
के किले से या जो बधानगढ़ में स्थित नंदा देवी का मंदिर या राजराजेश्वरी का मंदिर था वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा कर लाता है और कहाँ रख देता है, ये भी मल्ला महल के किले में रख देता है। पहले इसका पूर्वज बाज बहादुर चंद लाया था भाई, बाज बहादुर चंद ने नॉर्मली प्रतिमा लाया था, उसने भी वहां प्रतिस्थापित करी, पूजा अर्चना करी। उसके बाद ज्ञानचंद आता है, ज्ञानचंद भी उसे वहां पर स्थापित कर देता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। उसके बाद दोस्तों राजा बनता है कौन, जगतचंद। ये आप चंद्र राजस्व में से पढ़ेंगे। तो जगतचंद के समय पर क्या होता है, जो ये स्वर्ण प्रतिमा होती है दोस्तों ये गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, जो भी होता है, ठीक है। तो राजा को एक्चुअली पता नहीं चलता है चोरी हो गई। अब एक दिन राजा को पता चलता है कि जो यार नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी वो तो भाई वहां पर है ही नहीं, मल्ला महल के किले में जहां पर रखी हुई थी, जहां पर उसको पूजा जाता था। तो अब जगतचंद सोचता है कि यार मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, राज दरबारी कहेंगे कि जो राजा एक माता की मूर्ति को नहीं बचा पाया वो अपने राज्य को कैसे चलाएगा। तो जगतचंद क्या करता है दोस्तों, रातों रात सोने के सिक्के पिघलाकर नंदा देवी की एक प्रतिमा बना देता है, नंदा देवी की एक प्रतिमा बना देता है तथा उसे महल में रखवा देता है। तो यहां से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल में खैराकड़ के किले से चुराकर सबसे पहले कौन लाया था, बाज बहादुर चंद लाया था। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से चुराकर कौन लाया था, ज्ञानचंद लाया था। और नंदा देवी की प्रतिमा को सोने के सिक्कों से पिघलाकर किसके द्वारा बनाया गया, तो जगतचंद के द्वारा बनाया गया था। चौथा नाम आपको यहां से याद रखना है, ट्रेल का। अब ट्रेल के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, ट्रेल जब कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं तो इन्होंने मल्ला महल किले में जो स्थित थी क्या दोस्तों, बाज बहादुर चंद जो मूर्ति लाया था या जो प्रतिमा लाया था किसकी, नंदा देवी की, जो मल्ला महल के किले में रखी थी, वह इस नंदा देवी की प्रतिमा को रखवा देता है अल्मोड़ा के पर्वतेश्वर मंदिर में। कहां पे, पर्वतेश्वर मंदिर में। और ऐसा माना जाता है जब ट्रेल के द्वारा नंदा देवी की इस प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित कराया गया, तभी से यह पर्वतेश्वर मंदिर नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आपको सभी पॉइंट क्लियर रखने हैं। नंदा देवी मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे जाएगा, तो किसे जाएगा दोस्तों, बाज बहादुर चंद को जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वही प्रतिमा को लेकर आया था। उसके बाद ज्ञानचंद स्वर्ण प्रतिमा को लूट कर लेके आता है या चुरा कर लेके आता है। तीसरा होता है जगतचंद जो कि पिघला के खुद ही बनाता है। चौथा आता है ट्रेल, ट्रेल क्या करता है, नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा मल्ला महल के किले में रखी हुई थी, या जो प्रतिमा मल्ला महल के किले में रखी हुई थी, उसे वहां से उठाकर पर्वतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थापित करता है। तभी से यह पर्वतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से रखने क्लियर। अगला एक था दोस्तों लाल कुर्ती बाजार। लाल कुर्ती बाजार के बारे में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है कि लाल कुर्ती बाजार उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार उत्तराखंड में दोस्तों रानी खेत में स्थित है। कहाँ पे, रानी खेत में। डायरेक्टली यही आंसर था। और अगर डायरेक्टली लाला बाजार पूछेगा या लाल बाजार पूछेगा तो वो कहाँ होगी दोस्तों, अल्मोड़ा में, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली क्लियर करने हैं। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था अल्मोड़ा नगर पालिका को लेकर। अल्मोड़ा नगर पालिका, अब अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों जो बलौंदी की बुक है, बलौंदी जो ज्ञानकोश वाली बुक है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड राज्य की सबसे प्राचीन नगर पालिका थी। बलौंदी ने माना है कि अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका थी। तो ये पॉइंट दोस्तों गलत है, क्योंकि जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका थी कौन सी थी, 1842-47 में स्थापित होने वाली मसूरी नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका थी। उसके बाद बात करें जो नैनीताल नगर पालिका 1850 में बनती है, और उसके बाद तीसरे नंबर की जो नगर पालिका थी वो थी कौन सी, अल्मोड़ा नगर पालिका, जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी है, तो मसूरी नगर पालिका है। यह आप लोगों का क्लियर भी हो गया होगा। अगला आप लोगों का एक और क्वेश्चन था दोस्तों, वीरनेश्वर महादेव मंदिर। वीरनेश्वर महादेव मंदिर या फिर हम कहें बिनसर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वीरनेश्वर महादेव मंदिर और बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल दोनों जनपदों में स्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल दोनों जनपदों में स्थित है। अब जो अल्मोड़ा में स्थित वीरनेश्वर महादेव मंदिर है या बिनसर महादेव मंदिर है, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये झंडीधार पहाड़ी पर स्थित है, या आप इसे बिनसर पहाड़ी भी कहीं कहीं कहते हैं। तो बिनसर पहाड़ी या झंडीदार पहाड़ी पर स्थित है वीरनेश्वर महादेव मंदिर। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कल्याण चंद के द्वारा बिनसर महादेव मंदिर या वीरनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करने हैं, ठीक है। एक पौड़ी में भी है जिसके बारे में हम पौड़ी में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बिनसर महादेव मंदिर रानीखेत में भी पड़ता है। रानीखेत में भी कुंजा नदी के किनारे एक बिनसर महादेव मंदिर है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो बिनसर महादेव मंदिर भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला आप लोगों का जो क्वेश्चन था दोस्तों, एक था बैजनाथ युद्ध को लेकर कि बैजनाथ युद्ध कब हुआ था। तो बैजनाथ युद्ध हमने पढ़ा था दोस्तों अजय पाल के बारे में, जब हम रुद्रचंद के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। रुद्रचंद जब बधाड़गढ़ पे दोस्तों हमला करता है, तो बधाड़गढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध होता है। रुद्रचंद और किसके बीच में होता है, बलभद्र शाह के बीच में होता है, जिसमें भाई रुद्रचंद का जो शक्तिशाली सेनापति था कौन, पुरुषोपंत। पुरुषोपंत भाई मारा जाता है। क्यों, क्योंकि जो बागेश्वर का राजा होता है सुखाल देव, ऐसा माना जाता है कि वो पुरुषोपंत की सेना को या रुद्रचंद की सेना को बागेश्वर से आगे बढ़ने नहीं देता है, और इस कारण पुरुषोपंत उस युद्ध को हार जाता है, और बधाड़गढ़ के युद्ध को रुद्रचंद हार जाता है। और जीतता कौन है, जीतता है बलभद्र शाह।
अब बात आती है बैजनाथ युद्ध की। तो अब देखो, रुद्रचंद युद्ध हार गया, उसके बाद बलभद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। तो रुद्रचंद कहता है भाई बलभद्र साहब तो मर गया, अब मेरे को अपने सेनापति पुरुषोत्तम का बदला लेना है। जिसके कारण रुद्रचंद क्या करता है भाई, बैजनाथ पे आक्रमण करता है। बैजनाथ व बागेश्वर वाला जो क्षेत्र है उसी को हम जानते हैं फिर बैजनाथ के युद्ध के नाम से। अब इसकी डेट पूछी गई थी तो एग्जैक्टली दोस्तों पता नहीं है, लेकिन 1590 से 91 के बीच में ये युद्ध हुआ था ऐसा माना जाता है। ठीक है, 1590 से 91 के बीच में। ठीक है, अब किसके किसके मध्य युद्ध था, कत्यूरी राजा सुखाल देव वर्सेज रुद्रचंद के मध्य युद्ध हुआ था। कौन सा, बैजनाथ का युद्ध दोस्तों, जिसमें रुद्रचंद के द्वारा सुखाल देव की हत्या कर दी जाती है और पुरुषोपंत की हत्या का बदला लेता है सुखाल देव की हत्या करके। और उसके बाद जो बैजनाथ का पूरा क्षेत्र होता है, यानी कि बागेश्वर का जो पूरा क्षेत्र होता है, उसमें भी रुद्रचंद का कब्जा ही हो जाता है। ठीक है, तो बैजनाथ युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, सुखाल देव और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। और भाई रुद्रचंद बैजनाथ पे क्यों आक्रमण करता है, क्योंकि इसका जो सेनापति था पुरुषोपंत मारा गया था सुखाल देव की वजह से, क्योंकि सुखाल देव ने ग्वालदम के युद्ध में या बधारगढ़ के युद्ध में बलभद्र शाह का साथ दिया था। तो भाई अब रुद्रचंद को लेना था बदला। अब रुद्रचंद जब तक गढ़वाल जाने वाला था बदला लेने, उसको पता चला कि यार बलभद्र शाह तो मारा गया, उसका जो बेटा है मानसा वह छोटा बच्चा है, उसके सामने मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई राजा महाराजाओं के भी अपने अपने नियम कानून उस टाइम पे होते थे। फिर उसने कहा हाँ सुखाल देव तो जिंदा है, मैं सुखाल देव से अपने सेनापति पुरुषोत्तम की मौत का बदला जरूर लूंगा। तो वो कर देता है भाई बैजनाथ पे आक्रमण। उसके बाद 1590-91 बैजनाथ में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बैजनाथ के युद्ध के नाम से जानते हैं। और सुखाल देव और रुद्रचंद के मध्य युद्ध होता है जिसमें सुखाल देव की हत्या कर देता है रुद्रचंद, और बागेश्वर के इस पूरे क्षेत्र पर रुद्रचंद का ही अधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये भी हो गया होगा आप लोगों का क्लियर। अगला जो आप लोगों का डाउट था वो था दोस्तों अल्मोड़ा अखबार को लेकर। तो अल्मोड़ा अखबार में तो कुछ भी नहीं दोस्तों, कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार के रूप में भी अल्मोड़ा अखबार को जाना जाता है। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, 1871 में सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार को निकाला गया था। इसके प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत इसके प्रथम संपादक है। अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था, 1918 में बंद हुआ था। तो ये आप संशोधित कर लीजिएगा, शायद मैंने वीडियो में 1914 बोला है, इस कारण ये किसी का मैसेज आया था इसके संशोधन को लेकर। तो 1918 में अल्मोड़ा अखबार क्या हुआ था दोस्तों, बंद हो गया था। और इस टाइम पे इसके संपादक कौन थे, वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सबसे पहले 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी ने किया था। और अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ, 1918 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया था, मतलब कब किसके संपादन में बंद हुआ था, बद्रीदत्त पांडे के संपादन में। अल्मोड़ा अंग्रेजों के द्वारा इस अखबार को बैन कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा से एक नए अखबार की स्टार्टिंग करते हैं जिसे हम जानते हैं क्या, शक्ति नामक अखबार से। शक्ति नामक अखबार, ठीक है। तो शक्ति अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। और इनके द्वारा शक्ति नामक अखबार कब निकाला गया था, 1918 में सर्वप्रथम निकाला गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहां से भी क्लियर कर दें है, ठीक है। तो प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ चंद। अब अल्मोड़ा अखबार को किसके सहयोग से निकाला गया था दोस्तों, तो डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है कब, 1870 में। किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी ऐसा माना जाता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण योगदान बुद्धि बल्लभ पंत जी का ही होता है। और उसी के एक वर्ष बाद 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी ही अल्मोड़ा अखबार को निकालते हैं। अगला जो दोस्तों आप लोगों का डाउट था वो था हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी को लेकर। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना दोस्तों शायद मैंने आपको ये 1855 कराया है, तो आप ये 1855 कट कर दीजिएगा। जो हल्द्वानी जो टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कई कई बुक्स में 1855 भी दिया गया जो कि गलत है। राइट आंसर है क्या, 1885 में हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई थी। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों वो था पितरखाड़ी पहाड़ी को लेकर। पितरखाड़ी, एक किसी का प्रश्न आया था कि सर ये पितरखाड़ी क्या है, तो पितरखाड़ी क्या है, एक पहाड़ी है। आप कह सकते हैं पितरखाड़ी ये क्या है, पहाड़ी है जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ती है। कसार देवी के सामने वाली पहाड़ी या पूर्वी ढाल पर स्थित पहाड़ी को ही पितरखाड़ी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पितरकुड़ी भी कहा जाता है। कहां पड़ती है पितरखाड़ी पहाड़ी, अल्मोड़ा में पड़ती है। तो ये भी हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों पाली पछाऊ को लेकर, काफी सारे लोगों का डाउट था पाली पछाऊ और बैराट क्षेत्र। लोगों का ये कहना था, कुछ लोगों का ये कहना था कि सर आपने पाली पछाऊ में भी चौखुटिया मासी द्वाराहट वाला क्षेत्र बताया है, आपने बैराट क्षेत्र में भी पाली पछाऊ द्वाराहट वाला क्षेत्र बताया है, सर इतना बड़ा क्षेत्र कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों जब हम प्राचीन समय में पढ़ते हैं ना, जैसे अभी हम अभी भी पढ़ते हैं, हम घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने कहा दानपुर घाटी बागेश्वर में स्थित है। अब देखिए दानपुर घाटी जो बागेश्वर में स्थित है उसमें बागेश्वर का मैक्सिममली जो 50% का एरिया है ना भाई, वो दानपुर घाटी में स्टेब्लिश आता है। तो उसी प्रकार से जब चंद लोग यहाँ पे शासन करते थे, जब कत्यूरी लोग वहां पे शासन करते थे, तो उस टाइम पे ऐसा तो होगा नहीं कि द्वाराहट भी है भाई, चौखुटिया भी है, मासी भी है, भिक्यासेन भी है, इतने सारे नाम तो होंगे नहीं। तो इस पूरे क्षेत्र को
पाली पछाऊ क्षेत्र या फिर बैराट क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। तो पाली पछाऊ या जो बैराट क्षेत्र है, जो कि चंदू की भी कुछ समय तक राजधानी रहा था ऐसा माना जाता है, और साथ साथ कत्यूरियों की राजधानी हेतु ये काफी प्रसिद्ध था हमारा क्या, पाली पछाऊ क्षेत्र और बैराट क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र था दोस्तों, द्वाराहाट हो गया, चौखुटिया हो गया, मासी हो गया, भिक्यासेन हो गया, इसके आसपास का जो ये क्षेत्र था ना, ये पूरा क्षेत्र पाली पछाऊ क्षेत्र या फिर बैराट क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि पाली पछाऊ या बैराट क्षेत्र क्या है, इसका प्रचार प्रचार कहाँ से है। दोस्तों जो द्वाराहाट के आसपास वाला पूरा इलाका था ना, द्वाराहाट हो गया, वहाँ चौखुटिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सोमेश्वर साइड से लगे हुए कुछ क्षेत्र, वहाँ रानीखेत वाला कुछ क्षेत्र हो गया, थोड़ा मासी, भिक्यासेन, ये जो पूरा क्षेत्र था ना, उस टाइम पे पाली पछाऊ क्षेत्र या फिर बैराट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो आप लोगों का शायद पाली पछाऊ और जो बैराट क्षेत्र है वह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी पाली पछाऊ को दोस्तों सरकारी पाली भी कहा जाता था, सरकारी पाली भी कहा जाता था। और कुछ समय बाद इसका टाइम पे दोस्तों गोरखागढ़ी भी था। ठीक है, गोरखागढ़ी भी पाली पछाऊ का ही एक नाम था, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो द्वाराहाट, चौकुटिया, मासी, भिक्यासेन, अल्मोड़ या रानीखेत, इसके आसपास का जो एरिया था, यह पूरा एरिया पाली पछाऊ क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किया जाता था। तो अब आप लोग का शायद मेरे ख्याल से ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो नेथला किला था, अब नेथला किला में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नेथला किला गोरखों के द्वारा बनाया गया, गोरखाकालीन नेथला किला था, तो इसका निर्माण किस गोरखा शासक ने किया। देखो यार, अब इतना तो स्पष्टली कहीं नहीं लिखा गया है कि जो नेथला का किले का निर्माण किस गोरखा शासक ने किया, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अल्मोड़ा में स्थित है, पाली पछाऊ क्षेत्र में, निर्माण किसी गोरखाकालीन निर्माण इसका माना जाता है। तो इतने पॉइंट आप लोगों को हो गए क्लियर। ठीक है, अगला आप लोगों का एक और डाउट था दोस्तों, भानु प्रताप और स्वर्णपाल को लेकर, तो ये भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। किसी का ये मैसेज आया था कि सर भानु प्रताप को सोनपाल कहा गया है, आगे जाके एक और सोनपाल होता है जिसे हम स्वर्णपाल नाम से जानते हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो भानु प्रताप है, इस भानु प्रताप को सिर्फ और सिर्फ एटकिंसन ने क्या कहा था, सोनपाल कहा था। ऐसा कहा था कि चांदपुर कड़ी का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है वह सोनपाल हुआ करता था। तो इससे हम मान सकते हैं कि भानु प्रताप का ही उपनाम हुआ करता होगा सोनपाल। ठीक है, और जो दूसरा वाला सोनपाल था, जो कि चंद्र राजवंश का हमारा 24वां राजा होता है, जिसे हम स्वर्णपाल के नाम से भी जानते हैं। और इसी स्वर्णपाल के बाद से दोस्तों इसके पुत्रों ने इसके साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक था भिलंग घाटी का क्षेत्र और दूसरा था चांदपुरगढ़ का क्षेत्र। तो दोनों अलग अलग थे। एक तो था क्या हमारा नॉर्मल भानु प्रताप, जो कि चांदपुरगढ़ का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ था, या गढ़वाल के सबसे 52 गढ़ों में से सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़ चांदपुरगढ़ का राजा हुआ करता भानु प्रताप। और इसी को सोनपाल भी कहा गया, जो कि अपनी पुत्री का विवाह करता है किसके साथ, कनकपाल के साथ। उसके बाद कनकपाल यहाँ पे परमार राजवंश की नींव रखता है। और जो दूसरा सोनपाल या स्वर्णपाल था, वह परमार राजवंश का 24वां शासक होता है और 1243 से 1250 के बीच में लगभग ये शासन करता है। और इसी स्वर्णपाल को सोनपाल भी कहा जाता है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आपका किसी का यही डाउट था, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला जो आपका डाउट था वो था दोस्तों पिन्नाथ मंदिर को लेकर। पिन्नाथ मंदिर या फिर बूढ़ा पिन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ये बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। ठीक है, बागेश्वर जनपद में कौसानी के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर स्थित माना जाता है पिन्नाथ देवालय और बूढ़ा पिन्नाथ देवालय को। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में इसे दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में दिया गया है, लेकिन अल्मोड़ा आपको उसी कंडीशन में इसका आंसर करके आना है जब आपको बागेश्वर ऑप्शन में ना दिया हो। तो पिन्नाथ देवालय या पिन्नाथ देवालय कहाँ है, बागेश्वर में है, बागेश्वर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको अल्मोड़ा करके आना है। ठीक है, और अब जो ये पिन्नाथ देवालय है या बूढ़ा पिन्नाथ देवालय है या मंदिर है, यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो बाज बहादुर चंद के द्वारा ही बनाया गया था। बाज बहादुर चंद और उद्योग चंद, आपको ये दोनों इसमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में स्थित है, कौन सी घाटी में स्थित माना जाता है, तो बौरारी घाटी, कौसानी के पास स्थित बौरारी घाटी में स्थित माना जाता है पिन्नाथ देवालय या फिर बूढ़ा पिन्नाथ देवालय। ठीक है, अगला है हथवाल घोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये हथवाल घोड़ा क्या है, तो जैसे यार लाखू डियार है, पेटसाल है, फड़कानौली है, उसी प्रकार से क्या है एक हथवाल घोड़ा भी क्या है, ये पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक स्थल है, जो कि कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। क्या हथवाल घोड़ा, ये भी कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में ही पड़ता है। ठीक है, अगला आप लोगों का डाउट था ये रेल को लेकर, काठगोदाम टू हल्द्वानी रेल। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जो हमारा 1 था डाउट क्लास का वीडियो, वहां पर आप देख सकते हैं कि 1882 में रेल लाइन बनती है। उसके बाद 24 अप्रैल 1884 को पहली रेल चलती है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, काठगोदाम से लेकर रामपुर तक या रामपुर से काठगोदाम तक। ठीक है, अब कहीं कहीं दिया गया कि बरेली से काठगोदाम, कहीं कहीं दिया गया है किच्छा से काठगोदाम, किसी कहीं कहीं दिया गया है लालकुआं से काठगोदाम। ठीक है, तो आपको रामपुर से काठगोदाम या फिर किच्छा से काठगोदाम और लालकुआं से काठगोदाम, ये तीनों याद रखें, क्योंकि तीनों एक ही सीक्वेंस में पड़ता है। ठीक है, पहली ट्रेन कब चली थी, 24 अप्रैल 1884 को चली थी। ये भी हो गया आपका क्लियर। अगला आप लोगों का डाउट था अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई थी। यूके ट्रिपल एस इस प्रश्न को पूछ भी चुका है और 1816 ही उसने इसका आंसर दिया हुआ है। किसी किसी बुक्स में शायद 1872 भी दिया गया, जो कि गलत है। अगला जो आप लोगों का डाउट था, और मैं कहूँगा शायद ये नहीं, इसके बाद एक और डाउट है, लास्ट डाउट तो नहीं है। अगला डाउट आपका क्या दोस्तों, विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान संस्थान,
कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, सभी को पता है। स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। तो 4 जुलाई 1924 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में। कोलकाता में इसकी स्थापना होती है 4 जुलाई 1924 को। किसके द्वारा? बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो कुछ लोगों का यही मैसेज आया था कि सर अजय राउत में इसकी स्थापना 1936 दी गई है, तो इसका रीजन क्या था? देखिए, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, अभी वर्तमान में अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को कहाँ की जाती है दोस्तों? 4 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना कोलकाता में की जाती है। उसके बाद 1936 में जो ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसे कोलकाता से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया जाता है, और तब से लेकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 जुलाई 1924 सही करना है। 4 जुलाई 1924 अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तभी आप 1936 के साथ जा सकते हैं। तो अब आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों, वो है दहोत्सव मेला। दहोत्सव मेला। अब कोई करता कि सर ये दहोत्सव मेला और डकोत्सव मेला एक ही है? हाँ बिल्कुल एक ही है। वो कहीं कहीं दहोत्सव कहते हैं उसे, कहीं कहीं डकोत्सव कहते हैं। ठीक है, कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है, रानीखेत के आसपास वाले क्षेत्रों में लगता है। अब आप में से कोई ये भी करता है कि सर आपने रानीखेत भी बता रखा है और मासी भी बता रखा है, तो ये कहाँ लगता है? तो यार जो दहोत्सव मेला है ना, ये रानीखेत, मासी, भिक्यासन, इसके आसपास के क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में मेला लगता है। ठीक है, क्या? दहोत्सव मेला। ठीक है, जो पश्चिमी रामगंगा नदी है उसके तट पर मेनली इस दहोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि जिसमें कि मछली पकड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसी दहोत्सव मेला को जौनसर बाबर के मौड़ मेले के समतुल्य माना जाता है। जौनसर बाबर में जो मौड़ मेला लगता है ना, उसी के समतुल्य माना जाता है इस दहोत्सव मेला को, या डकोत्सव मेला को, जो कि कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, रानीखेत, मासी, इसके आसपास के क्षेत्रों में लगता है, पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। ठीक है, और यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट था दोस्तों, उरेडा। उरेडा के मुख्यालय को लेकर, तो कुछ लोग कहते हैं सर इसका मुख्यालय देहरादून में है, कुछ लोग कहते हैं सर इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है। देखिए दोस्तों, अभी तक यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार यूबीटीआर के द्वारा सॉरी पूछा गया था शायद, तो उसने उत्तर माना था अल्मोड़ा। ठीक है, और अगर आप अल्मोड़ा में जाएंगे वहां पे भी आपको यूरेडा का कार्यालय मिल जाएगा, पिथौरागढ़ में भी यूरेडा का कार्यालय है, और देहरादून में भी यूरेडा का कार्यालय है। ठीक है, तो अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आंसर की आपको दोस्तों पहली प्रायोरिटी मेरे ख्याल से तो अल्मोड़ा को ही देनी चाहिए, उसके बाद ही आप देहरादून के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको निश्चित ही डेफिनेटली देहरादून के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में कहाँ स्थित है? देहरादून में ही स्थित इसे माना जाता है। अगर आप गूगल पे देखेंगे या उरेडा की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर भी आपको देहरादून ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बुक्स में अल्मोड़ा भी दिया गया, इसके कारण अल्मोड़ा और देहरादून आप यहाँ पे दोनों नोट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वीडियो आपसे पूछा जाएगा कि उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो वर्तमान में देहरादून में स्थित है। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी वो तब कहाँ स्थित था? तब इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित था। ठीक है, एक और आप लोगों का डाउट था मनसा देवी मंदिर को लेकर। मनसा देवी मंदिर को लेकर, अब यार मनसा देवी मंदिर जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, वो हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, लेकिन एक छोटा मोटा मंदिर जो मनसा देवी का है वह कहाँ है? अल्मोड़ा में भी स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में भी स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर मेन आपका पूछा जाएगा कि मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, इस टाइप से डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार जनपद में स्थित है, जिसके बारे में हम डिटेल से हरिद्वार जनपद में ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हरिद्वार अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मनसा देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में भी स्थित माना जाता है, जो कि एक छोटा सा, उतना प्रमुख तो नहीं है कहेंगे हम, लेकिन छोटा सा मनसा देवी मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों के इतने डाउट्स थे, और कोई डाउट तो आप लोगों का आया नहीं, और बाकी देख लेंगे अगले हफ्ते अगर आप लोगों के कोई डाउट आते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।